नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दिल्ली में दोस्तों सर्दी कम नहीं हो रही है, लेकिन देश में सियासी गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारियों से भी बीजेपी के माथे पर बल पड़ रहे हैं। ले देकर बीजेपी को एक ही रास्ता नजर आता है कि किसी भी तरह विपक्ष में दरार डाली जाए। इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जो हलचल दिख रही है, उसमें भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह नीतीश को साथ लाने की कोशिश में लगी है। हालांकि इस बार लालू यादव की सरपरस्ती में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने ऐसी किसी भी कोशिश का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली है। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। ऑपरेशन लोटस हो सकता है, दिल्ली में भी यह बात कह रही है। बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इन आरोपों की सच्चाई तो शायद ही कभी सामने आए दोस्तों, लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी को सत्ता हासिल करना नामुमकिन दिख रहा है। इधर राहुल गांधी जिस तरह न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस जिस तरह से सधी हुई रणनीति बना रही है, उसमें कांग्रेस की मजबूती दिखाई दे रही है। कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की थी, आपको याद होगा। क्राउड फंडिंग के जरिए तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चंदे दिए, यानी कि कहीं ना कहीं मदद की, आर्थिक मदद की। इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने। और अब न्याय यात्रा के मद्देनजर डोनेट फॉर न्याय, यानी कि न्याय के लिए आप डोनेट कीजिए, उस नाम की मुहिम कांग्रेस ने शुरू की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस बारे में क्या कुछ बताया है, आइए सबसे पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डोनेट फॉर न्याय क्या कुछ है, कैसे कांग्रेस अपनी मजबूती, आर्थिक मजबूती भी, जमीन पर धरातल पे जिस मजबूती के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं वो तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। उस मजबूती को यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता क्राउड फंडिंग के जरिए भी। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन। मैं और मेरे को ट्रेजरर विजेंद्र सिंगला जी अगले हफ्ते से हम लोग देश के सभी राज्यों में, स्टेट कैपिटल्स में और इम्पोर्टेंट सिटीज में जाकर के इस प्रकार से, जैसे आज हमने यहाँ पर ये क्राउड फंडिंग इस तरीके से किया है, हम लोग सभी हिंदुस्तान के राज्यों में जाकर और इम्पोर्टेंट वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में और इम्पोर्टेंट सिटीज में जाकर के हम लोग ये काम वहाँ पे शुरू करेंगे। और उसके बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक्स में और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उसके बाद में नीचे तक के जाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम जोड़ सकें। एक मैं और अंत में, इससे पहले कि मैं जयराम रमेश जी को वापस आगे की कार्रवाई के लिए मैं बोलूं, मैं अनुरोध करूंगा जयराम जी से और मेरे को ट्रेजरर से कि ये क्यूआर कोड हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये क्यूआर कोड हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर भी, बसेस में और उसमें भी होगा, और इस क्यूआर कोड को भी क्लिक करके लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड, इस कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए, डोनेट कीजिए। न्याय फॉर कांग्रेस अगर कह सकते हैं, यानी कि फंड जो है रेज कर रहे हैं न्याय के लिए, तो फंड फॉर न्याय कह सकते हैं, क्राउड फंडिंग फॉर न्याय या क्राउड फंडिंग फॉर कांग्रेस कह सकते हैं। क्राउड फंडिंग से दोस्तों कांग्रेस का सीधा जुड़ाव जनता से बना, जो इससे पहले कांग्रेस कर रही थी, और अब न्याय यात्रा के लिए भी ऐसी ही योजना बनाकर कांग्रेस ने अपने समर्थकों को और मजबूती से अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी तो लोगों से मिल ही रहे हैं। जब उनके ऑटोग्राफ वाले टी शर्ट और किट लोगों को मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है कि इसमें कुछ पैसे, अगर इतने पैसे देंगे तो आपको राहुल गांधी के ऑटोग्राफ के साथ टी शर्ट उसमें मिलेगी, और उसके अलावा अगर आप उससे ज़्यादा पैसा देंगे तो एक पूरा का पूरा एक थैला आपको मिलेगा। उस थैले में बहुत सारी चीज़ें होंगी, गिफ्ट के आइटम्स होंगे। ये सारी बातें यहाँ कही गई हैं कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग के लिए मजबूती से मैदान पे दिखाई दे रही है। तो ऑटोग्राफ वाले टी शर्ट चाहिए या किट चाहिए,
लोगों को अगर चाहिए तो वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे भी, जिनको चाहिए वही इन क्राउड फंडिंग में हिस्सा भी लेंगे। कांग्रेस जनता के साथ साथ अपने सहयोगियों से भी रिश्ते मजबूत करने में लगी हुई है। आज ही समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे तय हो गए हैं और इस बारे में अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके बताया है कि 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी अब ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वे इंडिया के साथ हैं। और आपको याद दिला दूं कि 2 दिनों के ब्रेक के बाद न्याय यात्रा कल फिर से शुरू होगी और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार पहुंचेगी, जहां अभी सियासत कैसे मोड़ लेगी इस पर तरह तरह के कयास जारी हैं। वैसे बिहार के हालात देखकर लालू प्रसाद यादव का वो बयान याद आता है जो उन्होंने राहुल गांधी को मटन बनाते हुए एक महत्वपूर्ण सलाह के तौर पर दिया था। शायद आपको याद होगा। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि पिछले साल 2023 के सितंबर की शुरुआत में राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे लालू जी से मटन बनाने की रेसिपी सीखते हैं। मटन बनाते हुए राहुल गांधी ने लालू जी से पूछ लिया कि राजनीतिक मसाला क्या होता है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया था कि राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। उसी वक्त राजद प्रमुख यानी लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि राजनीतिक भूख मिटती नहीं है, इसीलिए भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं। आइए उसकी एक छोटी सी वानगी देख लेते हैं। आज ये क्यों इस बाइट को हम दिखा रहे हैं, क्यों लालू प्रसाद यादव याद आ रहे हैं, क्यों राहुल गांधी उस राजनीतिक मसाला की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ बिहार के संदर्भ में हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए सुनिए जरा। चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो, इसमें भी मिक्स करते हो। विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। तो भूख जो है ना वो मिटता नहीं है, ये कह रहे हैं लालू यादव। आज यही बात नीतीश कुमार पर लागू हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश का मन एक बार फिर बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए डांवाडोल हो रहा है। 26 जनवरी से इसी बात को लेकर यानी कल से इसी बात को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है और अब बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सभी अपने अपने मोर्चे मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत से आम चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या बीजेपी से लेकर नीतीश तक सभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के आगे अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद हो गए हैं? क्या अगले 24 घंटों में बदल जाएगा देश का सियासी रुख? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ न्याय यात्रा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की एक अलग यात्रा, एक अलग राह। क्या उस राह पे चलने जा रहे हैं? अभी भी इस पर शंका बरकरार है। लेकिन बिहार की सियासत में नया मोड़ क्या है, यह जानना यहां जरूरी है। और उस नए मोड़ से देश का रुख, देश का सियासी रुख क्या होने जा रहा है, इसकी चर्चा तो बहुत ही जरूरी है। आइए इन तमाम मसलों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। आज शनिवार का दिन है। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। और स्वागत हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलिंदु जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और बिहार की सियासत ने बिल्कुल ही तहलका मचा के रख दिया है। बिहार में सियासत कुछ हो ना हो, लेकिन टेलीविजन पर जिस सियासत को देख रहे हैं आप लगातार मीडिया के एक धड़े में, उससे जरूर आप भी कहीं ना कहीं हिचकोले खा रहे होंगे। क्या ऐसा ही सब कुछ होने जा रहा है बिहार में या कुछ अलग हो रहा है? वो सब बात, उन सब पे बात करें, लेकिन उससे पहले शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकील जी
फंड रेजिंग की बात फिर से हुई है, क्राउड फंडिंग की बात हुई है, और उसके अलावा बिहार और बंगाल में, अभी पहले बंगाल, क्योंकि कल 2 बजे से बंगाल से यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी दोबारा, और उसके बाद बिहार में जाएंगे, और 30 तारीख को बिहार में राहुल गांधी एक बड़ी रैली पूर्णिया में करने वाले हैं। क्या कुछ खबरें हैं, जरा आपके जरिए समझ लें, फिर बिहार चलेंगे, यहां से सीधे बंगाल से बिहार, और बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर खुले मन से चर्चा करेंगे इस मंच पे। जी शकील साहब। देखिए, बिहार में नीतीश ये सब क्यों कर रहे हैं, ये उनके अपने लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। बिहार से जो जेडीयू योग के नेता हैं, वो अब बड़ा साफ साफ ऑफ द रिकॉर्ड ही कह रहे हैं फिलहाल, मगर फोन करने पे बताने लगे कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि जो आज़ादी, जो बात कहने की स्वतंत्रता हमें यहाँ पे मिली हुई थी इस महागठबंधन में, बीजेपी के साथ हम पहले भी रहे हैं, वहां तो कभी नहीं मिलती है। और इस बार तो हम जिस तरह जा रहे हैं तो बीजेपी वाले हमारा किसी तरह से भी स्वागत करने के मूड में दिख ही नहीं रहे हैं। हर तरफ से उनको यह लग रहा है कि जैसे हमारी कोई मजबूरी है, और हमारी क्या मजबूरी है ये नीतीश बाबू हमें बता ही नहीं रहे हैं। वो कई उदाहरण दे रहे हैं, खास तौर से वो कह रहे हैं कि अयोध्या में राजनाथ सिंह जी वहां के नेता हैं, यूपी के ही हमारे अध्यक्ष रहे, इनके बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें तक नहीं ले गए। गडकरी को नहीं पूछा, वही पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को। ऐसे में हमारे नीतीश बाबू वहां जाके क्या करेंगे हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये लगता है कि करीब करीब साफ हो गया है कि नीतीश बाबू जो है अपना मन बना चुके हैं, और नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको कितना रोक पाते हैं लालू, तेजस्वी और कांग्रेस, ये एक अलग मुद्दा है, मगर फिलहाल जो है ये बात सच्चाई है कि कल या परसों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वहां पे शपथ ले सकते हैं। लेकिन बिहार में जो स्थिति है उससे उलट बंगाल में स्थिति है। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि गठबंधन हमारा है, गठबंधन बना रहेगा, उसको लेके कोई भ्रांति नहीं है। और दूसरी बात, जो एक बात थी कि मीटिंग की इजाजत नहीं देने की, तो उन्होंने कहा है कि कुछ एग्जाम का मसला है, और कांग्रेस ने भी आज कहा कि वो कुछ एग्जाम का मसला है, इसकी वजह से है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई रूट चेंज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी की ममता जी से बात हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी कहा कि खड़गे जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन नीतीश बाबू से बात नहीं हो पाई। बताया यह भी जा रहा है कि सोनिया जी ने भी कोशिश करी, उनसे भी बात नहीं हुई है, लालू जी ने भी कोशिश करी, उनसे भी बात नहीं हुई है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं बची है कि नीतीश जा रहे हैं, मगर क्यों जा रहे हैं ये एक सबसे बड़ा कारण है। और शायद ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू ने यह बीजेपी पे छोड़ दिया है कि बीजेपी जो भी कारण बताए उसे टीवी वाले भी मान लेंगे और बाकी भी मान लेंगे। वो चाहे लालू पे इल्जाम रख दें, चाहे राहुल पे इल्जाम रख दें। लेकिन एक बात सही है कि अभी आपने जिक्र किया कि एक यात्रा राहुल की चल रही है, एक नीतीश की चल रही है। तो राहुल की तो एक भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी ये न्याय यात्रा है। लेकिन नीतीश की ये जो है, इसको जो बिहार में जो लोग कह रहे हैं, कोई अच्छे शब्दों से इसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से बोलने लायक है वो हम आपको बता रहे हैं, इसको गुलाटी मारो यात्रा कह रहे हैं। लोगों के पास, मतलब कहते हैं हम लोग की सार्वजनिक याददाश्त कम होती है, मगर लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी है कि वो नीतीश की पूरी यात्रा को ऐसे जबानी बता रहे हैं कि नीतीश ने कब कब क्या कहा, कितनी बार किसके साथ गए। और ये नीतीश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम पहली बार ये देख रहे हैं, इससे पहले भी 2015 में नीतीश लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे और फिर चले गए थे, तब इतनी बुरी बातें नहीं कही गई। उसके बाद नीतीश आरजेडी के और कांग्रेस के साथ वापस आए, तब भी इतनी बुरी बातें नहीं कही गई। मगर इस बार जो है नीतीश पता नहीं क्यों जा रहे हैं, और ये आज तक किसी को नहीं मालूम। खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आ तो रहे हैं, मगर क्यों आ रहे हैं, हमें तो फायदा है, ठीक है, मगर इन्हें प्रॉब्लम क्या हुई वहां पे। तो ये एक ऐसा रहस्य है। और इसमें जो हमने बात करी है, हम बता दें अपने दर्शकों को थोड़ा उनके समझने के लिए, कि इसका एक ही कारण समझ में आता है, वो कारण है विद्वेष, वो कारण है बदला लेने की भावना। नीतीश कुमार ने जब पहल की थी इंडिया गठबंधन की, तो वो ये समझते थे
कि उन्हें सब एक मत से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे और पूरे देश में एक माहौल बन जाएगा, मगर देश में वो माहौल नहीं बन पाया और उसके दोषी वो खुद हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा था, उनके पूर्व के क्रियाकलाप ऐसे थे कि किसी ने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं तो ये बात तो अपने आप आगे बढ़ जाती, जैसे खड़गे जी की बढ़ गई। कांग्रेस सहमत हो या नहीं हो, लेकिन सब लोग कहने लगे कि खड़गे जी को बनाओ, इंडिया गठबंधन के लोग, तो नीतीश की बढ़ जाती। पर नीतीश की बात आगे नहीं बढ़ी और नीतीश को इस बात का बहुत दुख रहा कि मैंने ही सब कुछ किया और मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा है। अब बीजेपी में तो प्रधानमंत्री क्या, वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, ये बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पे उनकी जो संभावनाएं थी, उनका जो सम्मान था, उनको सब इज्जत भरी निगाहों से देख रहे थे। आज भी कांग्रेस ने कहा कि भाई पहल तो इन्होंने ही की थी, सारी की सारी पटना की मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग इन्होंने ही बुलाई थी, हम सब इनके साथ थे। और आज भी सब कह रहे हैं कि अभी तक सम्मान है, क्योंकि नीतीश बाबू ने अभी तक कुछ अपने मुंह से नहीं बोला है, इसलिए हमारी तरफ से सम्मान में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो उन्हें करना है वो करेंगे। और एक आखिरी बात कि कांग्रेस के लिए इस समय एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि उसके जो विधायक हैं उन्हें इकट्ठा रखना, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि जब नीतीश बाबू गए थे तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक चौधरी उनको साथ ले गए थे और उनके साथ कई और विधायक भी चले गए थे। तो ये कांग्रेस के लिए और लालू यादव के लिए थोड़ा मुश्किल समय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लालू यादव को भरोसा है कि उनकी ताकत, जो उन्हें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा ताकत से जीत के आएंगे, तो उनका कहना है कि जेडीयू के लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं। तो एक बड़ी मजेदार लड़ाई है जिसके लिए हमें कल और परसों तक इंतजार करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है। जी बिल्कुल, एक मजेदार लड़ाई जिसमें कौन जीतता है कौन हारता है, आपका विश्लेषण। और सबसे बड़ी बात यहां कि क्या सवाल अभी भी ये यहां मौजूद है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार की बात हम करें, लेकिन उससे पहले क्या ये सब कुछ राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण हो रहा है? जरा एक कमेंट जल्दी से लेना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से, और उनके बाद फिर श्रवण गर्ग साहब के पास आता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये सब कुछ न्याय यात्रा के कारण है, या जो आरोप कांग्रेस के ऊपर मीडिया के जरिए लगाए जा रहे हैं वो आरोप जायज हैं या निराधार हैं? क्या कुछ है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, जरा आप बताइए। देखिए राजू जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हो गई और फिर विशेष संपर्क नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर राहुल गांधी बिजी थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उतने बिजी नहीं थे। चूंकि पहल सूत्रधार नीतीश कुमार थे, तो ये काम नीतीश कुमार को भी करना चाहिए था। वो कांग्रेस से उम्मीद क्यों लगा रहे थे, ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, उसने निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक और गति दी, एक और ये कहे कि ऑरा उनका पैदा किया। नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं, ये बात वो उन तमाम इंडिया अलायंस के लोगों के साथ बात करके भी कह सकते थे, या मीडिया के जरिए जो बातें आ रही हैं, कन्वीनर वाला ज्यादा समझ में आता है। वो चाहते थे कि कन्वीनर उनको बनाया जाए, लेकिन ये अलायंस डेमोक्रेटिक था। ये नहीं था कि नीतीश जी जो चाह रहे वो हो जाएगा। जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि उसमें ममता बनर्जी ने ऐतराज किया था। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि थोड़ा वक्त ले लिया जाए और धीरे धीरे सबको कन्विंस कर लिया जाएगा और नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे। वर्चुअल बैठक की अगर आपको याद हो तो उसमें उनका नाम भी प्रपोज किया गया था, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। लेकिन राजीव जी, जो असली खेल है जिसको शायद नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं, वो जिस ट्रैप में फंसे हैं, ये ऑपरेशन नीतीश बहुत पहले शुरू हो गया था। जैसे ही इंडिया अलायंस बना है, नरेंद्र मोदी की हालत बेहद खस्ता थी और इसीलिए वो पूरा राम मंदिर का आयोजन हुआ। हालांकि उस आयोजन का जो प्रभाव हुआ है वो राजीव जी बेहद बेहद शर्मनाक है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस निराशा में लोगों ने और जितना हल्के में देखा गया, ऐसा 26 जनवरी आपने कभी नहीं देखा होगा।
कहां थी वो प्रभात पेरियान? आपको वो गीत नहीं सुनाई दिए, वो तिरंगा नहीं केवल भगवा दिखाई दे रहा था। इसको मैं बेहद शर्मनाक मानता हूं, क्योंकि असली जो देश के गणतंत्र का सवाल है वो सिर्फ राष्ट्रभक्ति का सवाल नहीं है, नागरिकों का सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र ने अगर इस देश में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की तो उसमें लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने का काम गणतंत्र ने किया, तो उसकी ज्यादा महत्ता मैं समझता हूं। और दूसरा ये कि जैसे ही लगा कि 4 राज्यों में बीजेपी की हालत कमजोर है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वहां ऑपरेशन चले। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत था। बिहार में अगर ये खेल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय थी, क्योंकि आपके पास और कहीं से सीटें जुगाड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उत्तर प्रदेश के। बिहार में ये हो, इसीलिए 2 लोगों को लगाया गया, जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय झा और अशोक चौधरी, ये बीजेपी के कमान से मिले हुए थे और इन्होंने नीतीश कुमार को गुमराह करना शुरू किया। सबसे पहले लल्लन सिंह को बाहर किया गया, कान भरे गए नीतीश कुमार के कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जल्दी बनवाना चाहते हैं, ये खेल चल रहा है। तो इस ट्रैप में फंसने की वजह से नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी ना पता हो कि हम क्यों करने जा रहे हैं। इसका तो, इस क्यों का तो जवाब किसी को नहीं मिला ना। आप अभी जो शकील साहब कह रहे हैं कि जेडीयू के लोगों को नहीं मालूम है कि क्यों कर रहे हैं वो, क्या खुद नीतीश को मालूम है क्या वो जिस ट्रैप में आए हैं? ये उनको समझना चाहिए कि उनकी राजनीति, उनकी विश्वसनीयता और उनका इतिहास जो लिखा जाना है वो इंडिया अलायंस के साथ होगा या पलटी मारने से होगा, किससे बेहतर उनका इतिहास लिखा जाएगा। तो नीतीश कुमार ने जो एक ब्लंडर किया है और जो करने जा रहे हैं वो अब तो लगभग तय हो गया है, उससे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिस्टर्ब करना या इंडिया अलायंस को ही ये बता देना कि निजाम वो उससे तो अब खत्म हो गया है, तो सूत्रधार को ही आप अब ले आए अपने साथ। ये बीजेपी की बौखलाहट को, उसके डर को, उसकी आशंका को दिखाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं थे, मतलब बीजेपी के लोग नहीं थे पक्ष में। बिहार की आधी बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी है ये तो मोदी जी को समझना चाहिए। और इसने एक काम जरूर किया है राजीव जी, इस पूरे एपिसोड ने एक तो राम मंदिर के जरिए जो बनाई गई थी हवा उसको खत्म कर दिया, और दूसरा ये भी दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी में डर कितना है। वो इंडिया अलायंस से कितने खौफजदा थे कि उनको नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ा। अरे भाई, आप तो राम मंदिर पर पूरा चुनाव जीत रहे थे। तो असलियत पता चल गई कि बाहर तो बहुत गुबार है, लेकिन अंदर खाने एक एक सीट के लिए मारामारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उसी घबराहट में उन्होंने ये कदम उठाया। ये पूरा साजिश के तहत खेल हुआ है, जिसको शायद नीतीश कुमार भी अभी नहीं समझ पाए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा। अभी भले ही लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को फायदा पहुंचा दे, लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है 2025 के चुनाव में। लेकिन क्या 2024 का जो अगले 2 महीने में चुनाव है, उस चुनाव में जेडीयू को नुकसान नहीं होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। गर्ग साहब, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, और आज जो कुछ हो रहा है उसको भी बहुत नजदीक से आप देख समझ रहे हैं। जरा आपसे समझूं कि क्या इसमें जो रोल है नीतीश कुमार का, जो पिछले 5-7 साल से 2015 के बाद से ज्यादा उभर करके आता है, वो पलटी मार लेते हैं, पलटू राम कहलाते हैं। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है या इससे इतर भी है? क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पे जितनी चर्चा हम कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कोई भी बात सामने नहीं आई है। क्या सचमुच नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं, यानी कि इस खेमे से उस खेमे में जा रहे हैं? अभी तक इसकी कोई सूचना वैसे नहीं है। सूत्रों के आधार पर तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो अलग अलग ढंग से खबरों को चला रहे हैं।
कोई कांग्रेस को यहां बीच में ला रहा है कि कांग्रेस के कारण कोई राहुल को तो कोई किसी और को। जरा आपसे समझूं कि जो कुछ बिहार में हो रहा है ये क्या कुछ है और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले खासकर लोकसभा चुनाव पे। राजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में कोई स्थान बचा नहीं है। वो अगर भाजपा में नहीं भी जाते हैं तो भी इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में अब वो नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि लीगल डाइवोर्स हुआ है कि नहीं, और एक दोनों पति पत्नी ने अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर दिया है कि नहीं। तो ये संवादहीनता पूरी की पूरी तरह हो गई है। आपने देखा होगा कि खड़गे जी ने कितनी बार फोन किया उनको, उन्होंने उठाया नहीं फोन को जी। दूसरा ये कि नीतीश कुमार किसी बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। कोई गहरा संकट है राजीव जी, जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बता सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के किस दबाव में है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें उनको हम मूर्ख नहीं समझ सकते, कि वो समझते नहीं ये चीजों को। हम ऐसा नहीं मान, जो चीज हम समझ रहे हैं वो क्यों नहीं समझते होंगे जी। क्या वो ये नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उनका उपयोग कर रही है? क्या वो ये नहीं समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी बिहार में? क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड के बाद इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी? ये जानबूझकर के क्यों कर रहे हैं? कोई बात है जिसको हम अभी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई कोड है जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का कोड है, और हमको ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक कुछ ऐसे लोगों को नीतीश कुमार के आसपास काफी पहले से प्लांट किया हुआ है, जो अब उसके जो परिणाम है अब सामने आ रहे हैं। हमको नीतीश कुमार को एक मजबूर आदमी के समान मानना चाहिए, और बंधक बना लिए गए हैं ऐसा मानना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब क्यों कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक बिहार के प्रशासन पर कब्जा करना चाहती है। वो बिहार की राजनीति पर कब्जा नहीं करना चाहती है, बिहार के प्रत्येक बूथ पर कब्जा करना चाहती है। ये बिहार में सरकार नहीं बनाने में इंटरेस्ट है। आप ये मान के चलिए राजीव जी, भाजपा का इंटरेस्ट बिहार में सरकार बनाना नहीं है। बन जाए तो अच्छा है जी। क्योंकि दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि अगर कुछ जेडीयू के सांसद और विधायक विद्रोह करके चले जाते हैं आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ, तो ये तय है कि बिहार में सरकार नहीं बन पाएगी। आपको पता है कि आरजेडी के 79 है और बीजेपी के 78 है, मतलब जो आंकड़ों का गणित है उसमें केवल 6, 7, 8 लोगों की जरूरत है महागठबंधन को,
और उनकी सरकार तेजस्वी की बन जाएगी। केवल वो जो HAM है उसके 4 लोग जेडीयू के जीतन साथ राम हैं। मांझी वाले। जी, जो जीतन राम मांझी वाले, और वो तो पलटी कभी भी मार सकते हैं। बाकी सारे के सारे जो लोग हैं CPM के, माले के, CPI के, इंडिपेंडेंट, वो सारे के सारे महागठबंधन में है। पूरा खेल ये है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए अगर सरकार नहीं बनती है तो। ये बिहार की 40 सीटों पर कब्जा करने की योजना है। इस योजना पंक्चर करना या खारिज करना या इसको फलीभूत नहीं होने देना बहुत जरूरी हो गया। एक चुनौती हो गई है तेजस्वी और लालू के सामने। बीजेपी और जेडीयू की कुल मिलाकर 33 सीटें हैं और एलजेपी की भी 6 मिला लें तो 39 सीटें। कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है वहां। आप बताइए, आप मोटा सा गणित ले लीजिए कि बीजेपी की आज 303 सीटें हैं, उसमें से अगर 39 सीटें कम हो जाएं तो क्या होगा? पूरा बहुमत ही खत्म हो जाएगा। बाकी देश छोड़ दीजिए आप। बहुमत कितना है? 272 के ऊपर 28 और 3 31 सीटें ज्यादा है उनके पास, और ये 39 सीटें। बिहार जो है वो भाजपा की कमर तोड़ सकता है। जिन नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वो दरवाजे कैसे खुल गए? क्या कोई कारण होगा? और आपने देखा है राजीव जी कि नीतीश कुमार के पूरे एपिसोड के बाद ममता का और अखिलेश का रवैया पूरा चेंज हो गया। जी, जैसे चमत्कार हो गया हो। देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक के लिए नीतीश कुमार से ज्यादा महत्वपूर्ण ममता बनर्जी हैं। बयालीस सीटें हैं बंगाल में, और अगर बंगाल में 42 सीटें खेल कर देती हैं पूरी की पूरी, तो भारत की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। और ममता के तुरंत बाद अखिलेश ने 11 सीटों की घोषणा कर दी, ट्वीट कर दिया। और आपने देखा कि डिम्पल ने क्या टिप्पणी की है, जो किस तरह की टिप्पणी की है। इसको आप शुभ संकेत मानिए राजीव जी, नीतीश के जाने को इंडिया ब्लॉक के लिए और विपक्षी एकता के लिए। इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि कुछ राजीव गांधी के जो पुण्य हैं वो काम आ रहे हैं, क्योंकि अब बिहार की 40 सीटों का जो बंटवारा होगा वो कांग्रेस और आरजेडी और माले, CPM, CPI इनके बीच होगा। जेडीयू को उसमें सीटें नहीं देना है जी। और ये बड़ी घटना है, क्योंकि आरजेडी के पास अभी एक भी सीट नहीं है वहां बिहार में। और पिछले चुनाव में आरजेडी ने 79 सीटें प्राप्त की है और जेडीयू को 45 सीटें मिली है। मतलब आरजेडी वहां आज की तारीख में काफी ताकतवर है। उसका दावा है कि उसको सीटें मिलना चाहिए। और ये नीतीश कुमार को और बीजेपी को पता था कि इस बार
सीटों के बंटवारे में आरजेडी को काफी सीटें मिलने वाली है, इंडिया ब्लॉक के सीटों के बंटवारे में, और वो बीजेपी घबराई हुई है। नीतीश की पूरी राजनीति, राजीव जी, लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। उनको कोई सेरिमोनियल पोस्ट दे दी जाएगी, देश के उपराष्ट्रपति के पद का पद दे दिया जाए। अब वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें उनकी जरूरत भी नहीं बची है। राजनीति को, भारत की राजनीति को उनकी जरूरत नहीं बची है, क्योंकि बहुत सारे लोग 2024 के चुनाव के बाद पूरी तरह वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, और अगर वो खुद नहीं करेंगे तो देश की जनता उन्हें भेज देगी। जी, तो इसलिए ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये आप मानिए कि बहुत उपकार कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक पर। भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझ पा रही कि उसने अपना खुद का कितना नुकसान किया है। खुद के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी इतना विद्रोह है, इतनी नाराजगी है। जिस तरह के बयान सुशील मोदी देते रहे हैं, गिरिराज किशोर देते रहे हैं, तमाम लोग देते रहे हैं, अब आज वो किस मुंह से चीजों को निकलेंगे, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत कुछ, मतलब दो बातें पैरेलली चल रही हैं। एक, नीतीश कुमार अगर हैं तो क्या होगा और नहीं है तो क्या है। और चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे उधर बीजेपी हो, लेकिन दोनों में कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अगर वो हमारे साथ हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। बीजेपी वाले भी ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। बीजेपी के कई नेताओं से बात कीजिए तो यही कहते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब ना रहे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन अगर नीतीश बाबू उधर चले जाते हैं, जैसा माना जा रहा है एनडीए में चले जाते हैं, बीजेपी के साथ हो लेते हैं, तो फिर क्या कुछ होने जा रहा है उसी का विश्लेषण हम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा क्या इससे जो बिहार की सियासत में जो मोड़ है, नया मोड़ है, इस मोड़ से देश की सियासत की हवा बदलने वाली है? इस पूरे घटनाक्रम से क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी लीड करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देने वाला है? क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकला चलो के राह पे है, इसी कारण दिक्कत है। तो फिर यहां जो श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव को क्या आन पड़ी कि आज उन्होंने सीटों के बंटवारे में 11 सीटों का जिक्र करके ट्वीट कर दिया, कांग्रेस को हमने दे दिया। क्यों उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, और ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से यह क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता की गिरावट के बिल्कुल जो निचले पायदान पे पहुंच चुके हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इंडिया में भी आपको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और एनडीए में भी हम आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहां नीतीश बाबू क्या बिल्कुल एक लाचार नेता की तरह हो गए हैं? हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, लेकिन उनका वीडियो बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी, कोशिश करता हूं आपके पास आने का। सुन रहे हो प्रशांत जी? प्रशांत जी, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी एक्चुअली वीडियो काफी डाउन है। एक बार आप अगर दोबारा ज्वाइन कीजिए तो बेहतर होगा। और इन्हीं सवालों के साथ जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं? अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी, मुझे लगता है कि अब ये तो लगभग तय है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, इतना तो लगभग तय है। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई बात नहीं आई है, लेकिन उनके लोग अब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये तो लगभग तय है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ अब नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, क्या बात है, वो तो नीतीश कुमार जाने क्या है मसला कुल मिला करके। लेकिन
असली बात यही है कि नीतीश कुमार ने अपना नुकसान अब कर लिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाना चाहती है, वो खुद ही निपट जाना चाहते हैं। अब ये तो नीतीश कुमार जाने कि वो क्या है उनके मन के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के निपटाने में वो निपट रहे हैं या अपने आप निपटना चाहते हैं। तो आखिरी समय में वो इस तरह की चीजें सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरह की सब चीजें आई। इंडिया गठबंधन के साथ अगर नीतीश अब रहते हैं राजीव जी, तो अब तो ये कहा जाने लगा है कि अगर ये साथ रहते हैं तो अब इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार साथ में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और नीतीश कुमार के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर जो हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे वो 5 सीटें पाएगा बिहार में। तो यानी कि सब तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे नुकसान उसका होगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को साथ लेने को तैयार दिख रही है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर रही हो, कि अभी नीतीश कुमार को साथ ले लिया जाए, नीतीश कुमार फिर साथ आ जाएंगे और फिर नीतीश कुमार को डिच कर दिया जाए। तो मान लीजिएगा 15 दिन के बाद नीतीश कुमार फिर हटा दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन खींच लेती है, फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे? तो नीतीश कुमार के सामने बहुत ज्यादा संकट है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संकटग्रस्त इस समय भारतीय राजनीति में कोई व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार है। वो समझ रहे हैं अपने को बहुत चतुर, लेकिन सबसे ज्यादा संकटग्रस्त वही है कि उनके सामने अब विकल्प बहुत सीमित हैं और जो विकल्प खुले हैं, जो उन्होंने अपने रास्ते चुने हैं, उसमें वो गड्ढे में गिरना ही है, वो चाहे आप किसी भी तरीके से रहें। मान लीजिए कि अब इंडिया गठबंधन के साथ रहते भी हैं और आके सामने कह देते हैं कि सब मीडिया का चलाया हुआ था या अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसके बाद भी उनके ऊपर अब भरोसा करने को कोई तैयार नहीं होगा। ना इंडिया गठबंधन तैयार होगा भरोसा करने को, ना जनता तैयार हुई है भरोसा करने को। और उनकी बार्गेनिंग की पावर जो है वो तो अब खत्म ही हो गई, इंडिया गठबंधन में भी खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी में भी खत्म हो गई। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास वो जा रहे हैं तो याचक की मुद्रा में जा रहे हैं। इंडिया मतलब आरजेडी के पास जब वो आए थे तो अपने साथ वो एक चंक लेकर के आए थे और एक सौदेबाजी करने के लिए आए थे। हालांकि आए उस समय भी याचक की मुद्रा में थे, लेकिन तब भी वो सौदेबाजी की स्थिति में थे। लेकिन आज वो शुद्ध रूप से याचक की स्थिति में ही है। भारतीय जनता पार्टी अगर अभी कह दे, जैसे अमित शाह का बयान वायरल हो रहा है, अमित शाह को याद आ जाए कि उनका बयान इस तरीके से वायरल हो रहा है और लोग अमित शाह से ही पूछने लग जाएंगे कि आप भी मोदी जी की तरह जुमले फेंकते हैं, तो अमित शाह का दरवाजा बंद कर लें अपना भारतीय जनता पार्टी का, तो नीतीश कुमार तो दरवाजे भी खड़े रह जाएंगे, तो वापस लौट के जाने के ये अणे मार्ग में नहीं रहेंगे। फिर तो दरवाजे पे अगर भारतीय जनता पार्टी के पास खड़े वो नीतीश दिखाई दें, क्या स्थिति नीतीश की होगी? तो कुल मिलाकर नुकसान नीतीश कुमार लिया है। अब वो चाहे इधर रहे, चाहे उधर रहे और चाहे बीच में जी बिल्कुल सब कुमार की है। अब जो खेल मुझे लगता है कि जो होगा वो मुझे लगता है खेल है और वो पैरेलल लेकर के चल रहे हैं कि अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोलने हैं। वो पहले इंतजार कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार अपना दांव चलने, उसके बाद आरजेडी जो है वो अपने पत्ते खोलेगी। कुल मिलाकर के लगता है कि इंतजाम आरजेडी ने पूरा कर लिया। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आपकी आवाज कट रही है इसलिए मैं रोक रहा हूं। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, एक बार फिर से आपके पास। शकील जी, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा का इस इंडिया गठबंधन पे कोई असर है? क्या उसके कारण, या दूसरी तरफ अगर दूसरे खेमे बीजेपी, जैसे ही इंडिया नाम आया उसके बाद से आप देखिए कि कितना तहलका मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग नामों से इंडिया गठबंधन को संबोधित करते हुए उस समय नजर आए थे। और क्या यही कारण है कि जो मुख्य सूत्रधार था उसी को किनारे लगा दिया जाए, ठिकाना लगा दिया जाए, ताकि इंडिया गठबंधन में एक मनोबल उनका डाउन हो? ये माने जो कुछ चल रहा है बिहार में, या कुछ और है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? जरा इसका कनेक्शन कुछ है क्या न्याय यात्रा से? इसका कनेक्शन कुछ है क्या राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से, जो कुछ बिहार में चल रहा है उसमें? देखिए, मोदी जी की आप आज तक की पॉलिटिक्स देखिए तो उसमें उनका एक ही काम सबसे महत्वपूर्ण है, नैरेटिव बनाना। और आप देखिए कि पिछले 3 दिन से टीवी के जरिए क्या माहौल बनाया जा रहा है। तो माहौल है कि नीतीश कुमार जो हैं कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज, दुखी हैं, उनका अपमान हुआ है और इसलिए वो वहां छोड़ के जा रहे हैं। जो है नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं है
कि राम मंदिर से या हिंदू मुसलमान करके या धर्म की राजनीति करके वो 2024 में तीसरा चुनाव जीत लेंगे। उन्हें ये बात आती है कि मनमोहन सिंह जिन्होंने इतना था वो प्रधानमंत्री 2 चुनाव से आगे नहीं जीत पाए। तीसरा जीतना बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में इसीलिए वो अपने आप को ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया। भारत रत्न वहां देने का ये है कि अति साथ लेने की कोशिश। कर्पूरी ठाकुर उसी वर्ग से आते हैं और जो पिछड़ा वर्ग है उसको थोड़ा खेलने की कोशिश। पिछड़े वर्ग से लालू यादव और तेजस्वी यादव आते हैं। वहां एक नैरेटिव है बिहार में कि यादव वर्चस्व इसलिए उसका अधिकार नहीं मिल शकील रहा। जी, आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों आज हमारे तमाम साथियों की आवाज कट रही है। जरा एक बार प्रोफेसर रविकांत जी, जरा उस कनेक्शन को जरा समझना चाहता हूं, तब तक हमारे साथियों की आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए। आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसका कोई कनेक्शन है इंडिया गठबंधन से, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और बिहार में जो कुछ चल रहा है नीतीश कुमार को इसलिए वहां से अलग हटाया जाए, ये सब माना जाए क्या कि बहुत दूर तक, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की जो अपनी राजनीतिक ताकत है और जो उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति है, उसमें 2 ही चीजें बाधा बन रही थी। पहली तो राहुल गांधी की वो पहली यात्रा और उसके बाद ये नई यात्रा शुरू, और दूसरा इंडिया अलायंस। ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि विपक्ष कभी इस तरह से एकजुट हो सकता है। पहले तो वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अलायंस आज भी कहते हैं, घमंडिया अलायंस कहते हैं, और अब शर्म नहीं आती है उसी इंडिया अलायंस के सूत्रधार को अपने साथ जोड़ने में। तो ये दिखाता है कि मोदी जी क्या बोलते हैं और सच क्या है, उसके फर्क को दिखाता है। तो इंडिया अलायंस की अपनी मजबूती और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो वहां से शुरू होती है, जहां इतना अन्याय हुआ, जहां प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे, जिस पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने एक तरह से देश से काट दिया, वहां का कोई नैरेटिव नहीं, दक्षिण के बारे में कोई फिक्र नहीं आपको। ऐसे लगता है कि जैसे मणिपुर कहीं और है, इस देश में नहीं है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा था। तो जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र मोदी की, उसको एक्सपोज करना कि देखिए महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार ये है। सरेआम जहां महिलाओं को नग्न प्रदर्शन किया जाता हो, रेप किया जाता हो, उसके बावजूद आप वहां नहीं पहुंचते। वहां से होते हुए राहुल गांधी असम में आते हैं तो उन पर कितने हमले होते हैं, उनकी पूरी यात्रा पर 25 FIR हुई है। अब आप डर महसूस कीजिए कि कितना होगा हेमंत बिस्वा शर्मा और पूरे बीजेपी को कि राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा पर आप इतने जोरदार हमला करते हैं। बावजूद इसके वो बंगाल में दाखिल होते हैं और फिर शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की मुश्किल यही है कि वो इन दोनों को कैसे बाधित करें। इसलिए इंडिया अलायंस को भी आपको तोड़ना है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी रोकना है, उसको बाधा पहुंचाना है, उस पर हमले करने। ये उसके डर को दिखाता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, और मैं आज से नहीं 1.5 साल से इस बात को कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इसको बखूबी जानते हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते। और जिन लोगों को अभी तक एतबार नहीं है, वो जरा देख लें, राम मंदिर का उद्घाटन होता है 22 तारीख को और 48 घंटे नहीं बीतते हैं बल्कि 24 घंटे के भीतर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के वो प्रचारित करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके पहले भारत रत्न का कभी राजनीतिक दोहन हुआ। ये तो देश के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ विशेष किया हो देश के लिए। बिल्कुल। और नो डाउट कि कर्पूरी ठाकुर ने जो दिया, मंडल कमीशन के पहले बिहार में आरक्षण दिया पिछड़ों को, और जो एक चीज और कि जो जनसंघ ने उनको छोड़ दिया था उसके बाद,
जनसंघ के साथ मिलकर के कर्पूरी ठाकुर उस समय सरकार में थे और जनसंघ के ही एक नेता ने बल्कि और तमाम विधायकों ने मिलकर के जो गालियां दी थी, ये कर्पूरी ठाकुर इनका काम तो उस्तरा चलाना है, और जब उन्होंने आरक्षण दिया तो क्या गाली दी गई थी, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई बियाई। तो इतनी गंदी और भद्दी गालियां देने वाले जनसंघी थे, मोदी जी के बीजेपी के पहले के जमात के लोग थे। फिर भी मजबूरी में आपने कर्पूरी ठाकुर को दिया भारत रत्न उसका दोहन करने के लिए, ताकि अति पिछड़ा जिसके स्वाभिमान को आपने नेस्तनाबूद किया, जिस पर लगातार हमले हुए, उसके पास रोजगार नहीं है, उसका सम्मान छलनी हुआ, उसे आप जोड़ने के लिए कर्पूरी ठाकुर का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार को इसी नाव पर आप सवार करते हैं कि इस बहाने वो आ जाएंगे और उनको लेकर के आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी विशुद्ध जाति की सियासत करते हैं और बेहतरीन सियासत करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने उसमें बुरी तरीके से छेद किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उस पूरे नैरेटिव को एक तरह से काउंटर किया था, इसीलिए वो घबराहट है और इसीलिए दोनों पर हमले जारी हैं, इंडिया अलायंस पर भी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, आवाज़ आपकी कट रही थी, अभी थोड़ा वीडियो ठीक दिख रहा है। अपनी बात प्लीज, अपनी बात आगे बढ़ाइए। हम जो कह रहे थे उसमें खास बात ये है कि नीतीश कुमार परेशान थे, वो इसलिए थे कि मुख्यमंत्री वो हैं और उनसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की हो रही है। बिहार की राजनीति को जरा आप इस तरह से समझिए कि बिहार में आरजेडी के 2 लाख से ज्यादा नौकरी दी है। अभी आप पिछले 10 साल के इतिहास में देखें कि इतने कम में इतनी नौकरी गई हूं। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि उत्तर प्रदेश का लड़का या लड़की बिहार में जाके ज्वाइन कर रहा है और उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की। को ये गलतफहमी या खुशफहमी थी कि वो सबसे बड़े नेता हैं और चर्चा उनकी होना चाहिए। इसी तरह जो जातिगत जिसकी मांग राहुल ने की थी, उसका श्रेय भी वो आरजेडी को, तेजस्वी को जा। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार के पास कुछ भी, और नीतीश कुमार इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि अगर मेरे लोग, उन्हें यह लगा जेडीयू के लोग कि चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा जीतने के लिए, लोकसभा जीतने के लिए उससे ज्यादा अच्छी पार्टी आरजेडी, तो वो वहां से जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जेडीयू के बहुत बड़ा एक चंक है जेडी में जाना चाहता था, उसे रोकने के लिए बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे और वो आखिर में सफल हो गए। बीजेपी इस बात को मान गई है। अब लोकसभा चुनाव के बाद वो क्या करेगी नीतीश कुमार का, ये किसी को नहीं पता है। बीजेपी ने अपने नेताओं को सम्मान नहीं दिया, उन्हें साथ नहीं रखा, से लेके राज सिंह और मुरली मनोहर जोशी से लेके गडकरी। तो आप सोचिए कि नीतीश को क्या दें। जबकि इसकी बात हम यहाँ और बता दें कि जो नीति में आखिरी समय होता है वो अगर न बीता तो आपकी राजनीति की जी उपलब्धियां हैं वो सब बेकार हो जाती हैं। आज आडवाणी के साथ लोग दया का बर्ताव, उनके प्रति वो रहम आता है। आज की आडवाणी ने क्या करा, आडवाणी कितने ताकतवर नेता रहे। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी के, इसी तरह आप देख लीजिए कि सोनिया गांधी भी आज सीनियर लीडर्स में हो गई हैं, उनके पास कोई नहीं है। लेकिन इसके बाद भी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे विपक्षी दल हो और चाहे बीजेपी हो, उनके प्रति सबके मन में सम्मान। सोनिया जी अगर कहीं भी खड़े होकर कोई बात है, सब उसको मानते हैं। नीतीश जी कहना नहीं चाहिए, सच्चाई ये है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के लोगों की, राजनीति के लोगों की जबान है, अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। नीतीश का कोई नहीं है वहां पे। पार्टी ऐसी है कि नीतीश जी खत्म तो पार्टी खत्म। तो नीतीश जी जो है अपने दिनों में अकेलेपन का भोगेंगे, वो बहुत ही मुश्किल चीज होगी। और आज की तारीख में जो आप कह रहे थे राहुल जी प्लीज।
राहुल की यात्रा वो सफल है कि आप देख रहे हैं उसको कि वो मणिपुर से लेके बंगाल में है, फिर बिहार आ रही है, इसके बाद फिर बंगाल जा रही है, हर जगह जो है। तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि ये बीजेपी के अंदर ये बहुत भारी घबराहट पैदा कर रही है, और इससे कहीं इंडिया गठबंधन के लोगों में घबराहट भी होती है और उन्हें हिम्मत भी मिलता है। बिल्कुल शकील साहब, क्योंकि उन्हें ये भी थोड़ा लगता रोकता हूं है आपको क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है बीच बीच में। कुछ चीजें जो हैं वो मिसमैच हो रही हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का वीडियो भी देख रहा हूं, वैसे ही डाउन चल रहा है, तो इसलिए उनके पास नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन श्रवण गर्ग साहब, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण बात कि इंडिया गठबंधन का बनना, राहुल गांधी का दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय उसमें जोड़ के उस पर निकलना, इसके क्या मायने हैं। और तीसरी बात इसमें अभी जो कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, अभी आप बता रहे हैं कि 39 सीटें अगर कम हो जाएं तो सीधा सीधा बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ बिहार का ही मामला है? इसका असर, अगर नीतीश कुमार बाहर होते हैं, इसका असर क्या बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा या वोटर्स पे, मतदाताओं पे? जिस प्रकार यहां पर मीडिया का एक धड़ा लगातार हर हिसाब से इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगा हुआ है, तोड़ने में लगा हुआ, ये वर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं सेंटेंस, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकली कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ चल रहा है। तिल का ताड़ बनाना आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, यहां बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से हवा का रुख, सियासी रुख बदलता हुआ दिखाई देगा? नीतीश बाबू अगर कल परसों में बीजेपी का दामन थाम लेते, बीजेपी में चले जाते हैं, मतलब एनडीए में चले जाते हैं, तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो देखिए, मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी, कि लोकसभा चुनाव के बाद जो पूरी तरह समाप्त होने वाला है वो इस देश का मीडिया है। ध्वस्त हो जाएगा पूरा मीडिया। ये मीडिया जो इस समय लड़ रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को बचाने की जो लड़ाई है वो मीडिया अपने एम्पायर को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए मीडिया की विश्वसनीयता तो पूरी तरह खत्म हो गई है। राहुल गांधी की जो यात्रा है ना राजीव जी, आप देखिएगा कि बिहार में वो 4 दिन देने वाले हैं और 7 जिले कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कोई 400-450 किलोमीटर का उनका इन 4 जिलों का, 4 दिनों में 7 जिलों का, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि अभी तक जितना स्वागत हुआ है राहुल गांधी का उत्तर पूर्व में और बंगाल में और असम में, उससे ज्यादा और जबरदस्त स्वागत बिहार में होने वाला है। किसी जमाने में बिहार और झारखंड एक था, फिर 2 बने। झारखंड में राहुल गांधी 8 दिन देने वाले हैं और 13 जिलों की यात्रा करने वाले हैं। पूरा का पूरा झारखंड उलट देंगे राहुल गांधी अपनी यात्रा में। ये जो इम्पैक्ट है, इतना केयरफुली क्राफ्ट किया गया है पूरे रूट को, एक एक विजिट को, कि आप पाएंगे कि ये पूरी की पूरी देश की राजनीति को बदल देगा। नीतीश के बाद जो अगला हमला होने वाला है वो हेमंत सोरेन पर होने वाला है। उनको क्रैक किया जाएगा, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो आज का डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो अखिलेश ने किया है, जो बहुत बड़ा, जिसको मैं एक पाथ ब्रेकिंग कह सकता हूं। क्योंकि
अखिलेश को ये समझ में आ गया था कि चीजें अब किस दिशा में जा रही हैं, और उन्होंने समय रहते संभाल लिया उसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 11 दिन जो देने वाले हैं और 20 जिले, 20 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप 20 डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझ लीजिए कि कोई 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन को वो कवर करने वाले हैं। और वो कौन सी पॉपुलेशन है, कौन से जिले हैं, वो सारे के सारे पता है कि वो अगर 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन को चेंज कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पिछली बार 9 सीटें कम हुई थी, इस बार हो सकता है 27 सीटें कम हो जाए। बीजेपी ने, आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम करना शुरू किया है, और मंदिर में अयोध्या का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो किस तरह से बैकफायर कर गया है, मतलब असफल हो गया, मिसफायर कर गया है। अयोध्या के तुरंत बाद ये बिहार का ऑपरेशन करना पड़ा इनको, अब झारखंड का करेंगे। इस समय राजीव जी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों अपने अपने दलों में अकेले पड़ गए। आप पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब मोदी जी के ऊपर है। इन्होंने बताया, शकील साहब ने बताया शायद, कि सबको पता भी है कि राजनाथ सिंह, गडकरी, अमित शाह भी, ये तमाम लोग अयोध्या में नहीं थे। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो स्ट्रेटेजी के तहत इनको बाहर रखा गया, या इनकी जरूरत नहीं थी, या चाहता नहीं था बीजेपी की कैमरे इनके ऊपर पहुंचे। जी। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, शायद आगे पता चलेगा कि एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में भी हमको दिखाई दे सकता है। और ये जो राहुल की यात्रा है, आपने देखा ना कि आज ही की खबर है, ये मराठा आरक्षण को लेकर जो एकनाथ शिंदे सरकार है झुक गई पूरी तरह। बिल्कुल। मांगे मान ली, कोई 50-60 लाख, इससे 60 लाख, 50-60 लाख से ज्यादा इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। छगन भुजबल ने, जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जो धमकी दी थी कि बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट पर मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने लामबंद करने की कोशिश की थी बैकवर्ड क्लासेस को महाराष्ट्र में, इन लोगों के खिलाफ, मराठा जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मनोज जांगले के खिलाफ। क्या हुआ? पूरी की पूरी बात मानना पड़ी, पूरी शर्तें, पूरे उन्होंने जो भी मांग की थी आरक्षण की, पूरी मानना पड़ी। ये एक शुरुआत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है कि 48 सीटें हैं वहां महाराष्ट्र में। आप सोचिए कि कितने जगह भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 400 सीटें मिलेगी आपको, तो आपको इन सब चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जो देश की जनता है, उन्होंने भांप लिया है कि देश की जनता का जो मूड है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और कोई कारण भी नहीं है कि वो पक्ष में हो, क्योंकि कोई ऐसा अचीवमेंट भी नहीं है कि जो होना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का पूरा मामला, उसका जो प्रभाव होना था बिहार में, वो नहीं हो पाया।
मंदिर का प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में नहीं हो पाया। ये तमाम चीजें बता रही है राजीव जी कि इस समय जो सबसे बड़ा संकट है वो इंडिया ब्लॉक के सामने नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने है जी। और भारतीय जनता पार्टी अपने संकट का मुंह मोड़ने के लिए डिबेट को इंडिया ब्लॉक पर मोड़ रही है। जो मीडिया उसकी मदद कर रहा है कि जो संकट है वो इंडिया ब्लॉक में है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम पाएंगे कि ये जो नीतीश का जो प्रयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के किस तरह गले पड़ गया है, मतलब बुरी तरह गले पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो बगैर नीतीश को टच किए बगैर और नीतीश को रहने देती इंडिया ब्लॉक में और अपना पूरा काम करवा सकती थी। नीतीश पर आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक का ज्यादा फायदा किया बीजेपी ने, जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है उसके जरिए। और राहुल गांधी की यात्रा को अब और ज्यादा व्यापक समर्थन प्राप्त होने वाला है। जो तेजस्वी दबे हुए से थे, अब शायद बहुत ज्यादा खुल के वो चीजों को एक्सपोज करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब शायद और भी ज्यादा एक्सपोज करेंगे तेजस्वी यादव और खुलकर बैटिंग करेंगे कह सकते हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो कुछ किया है और खासकर युवाओं को लेकर, और उसके अलावा उनकी एक तस्वीर और भी खूब वायरल हुई जब वो 2 बजे रात को, और सर्दी में, ये सर्दी की रात, इसमें हॉस्पिटल घूमकर वहाँ के मरीजों का हालचाल देखने के लिए जब निकले तो भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। तो तेजस्वी यादव एक पॉपुलर नेता तो हैं ही, लेकिन उसी अंदाज में काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये फायदा उनकी पार्टी को दिला सकता है। इसी बीच राहुल गांधी जब अपनी यात्रा लेकर पहुंचेंगे बिहार, 29 तारीख को बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और 30 तारीख को पूर्णिया में उनकी एक महारैली होनी है जिसमें नीतीश कुमार को भी बुलावा दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं तो फिर वहां पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता नजर आएंगे और बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वो सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पूर्णिया उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तमाम खबरें आ रही हैं। तो बहुत कुछ इधर कांग्रेस के खेमे से चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में जो कुछ हो रहा है ये अचानक, जो पहले अपने वक्तव्य में श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो नीतीश कुमार को इधर से उधर जाने के लिए मजबूर कर रही है। और हमारे साथी शकील अख्तर जी भी जो बात रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि कैसे यहां से लेकर बिहार तक की रणनीतियां कांग्रेस पार्टी बना रही है और उस पर बहुत मजबूती के साथ, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये तमाम नेता बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत कुछ ऐसा है जो देश की सियासत में आने वाले समय में एक नया मोड़ ला सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अख्तर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी अमलेंदु जी प्लीज। जी मैं सूचना देना चाहता हूं राजीव जी कि वो यूट्यूब के आंकड़े आ गए हैं और पिछले भी हमारा चैनल नंबर 1 रहा है, यानी पिछले पूरे वर्ष हम लोग नंबर 1 रहे, सिर्फ 1 महीने को छोड़ के आपको डेंगू बुखार हुआ था। तो ये सूचना मैं देना चाहता था। और हमारे सारे जी, और बिल्कुल हमारे सबसे पहले तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, दर्शक साथी हमारे जो देखते हैं, आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार बना रहा और फिर से डीबी लाइव नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है। और आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथी, श्रवण गर्ग साहब, शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु जी और तमाम उतने साथी जो अभी स्क्रीन पे नहीं हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं। और तमाम उन खबरों के बीच जो इस ढंग से बाढ़ की तरह फैलाई जाती हैं, उनके बीच अपनी बातों को रखते हैं बहुत मजबूती के साथ। आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि डीबी लाइव नंबर 1 बना हुआ है और लगातार पिछले साल से नंबर 1 बना हुआ 1 महीने। और बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, मैं डेंगू से पीड़ित हो गया था और
टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी। खैर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े आप लोग, और एक चलते चलते एक अच्छी खबर अमलेंदु उपाध्याय जी ने सुना दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम साथी हमारे साथ जो बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब मुबारक दे रहे हैं नए ऑफिस का। हाँ,